हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस सेशन में जिसके अंदर हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। और मेनली हम चैप्टर 1 की शुरुआत असली में आज करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट है चैप्टर 1 की, उसके हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप उसे अवेयर नहीं है और आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं और आपको चार्जेस के बारे में नॉलेज थोड़ी कम है तो जाइए पहले उन 2 लेक्चर्स को देखिए, चार्जेस के बारे में अपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को करिए और उसके बाद यहाँ पे आइएगा। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 मेनली स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको अभी तक चैप्टर 1 का नाम नहीं बताया, अब मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ कि चैप्टर 1 का नाम क्या है। वैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया हुआ। तो जो हमारा चैप्टर 1 का नेम है, ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये हमारे चैप्टर 1 का नाम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड मैंने आपको बताया था, आपने क्लास 10 के अंदर भी शायद को सुना होगा। और हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर किया था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चार्ज जो होता है वो रेस्ट पे होता है तो वो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करें इस चैप्टर को और अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ेंगे हम? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये लॉ कहता क्या है? तो ये लॉ कहता क्या है, इसकी बातें क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको फॉर्मली पढ़ने से पहले मैं आपको इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फिर दोबारा स्लाइड पे हम आके इसको समझेंगे इसका मतलब क्या है। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास 2 चार्जेस है, ठीक है, और 2 चार्जेस वो सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे हैं। मान लीजिए ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। आई बात समझ? और इन चार्ज के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लिया मैंने R डिस्टेंस मान लिया। क्या मान लिया? R डिस्टेंस। तो अब मुझे ये बताना है कि इन चार्जेस के बीच में क्या क्या फोर्स लगेगी। मुझे तो ये तो पता है कि या तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रेपल कब करेंगे? जब इन दोनों के जो चार्ज होंगे, ठीक है, जो नेचर होगा, नेचर मतलब कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इन दोनों का नेचर अगर क्या हो, सेम हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब तो ये एक दूसरे को रेपल करेंगे। या फिर ये दोनों अपोजिट चार्ज हो, या तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ भी करेंगे फोर्स तो लगेगी ना। रेपेल करेंगे तो फोर्स लगेगी, अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स लगेगी। तो फोर्स कितनी होगी वो बतानी है, और वही बताई कूलम्स ने। क्या बताई? कूलम्स ने। और वही हम करेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो मान लीजिए इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो है कैपिटल एफ। ठीक है, तो जो कैपिटल एफ होगा ना, कूलम्स कहता था कि जो कैपिटल एफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूं इनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के। मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के लूंगा तो मैं इनका जो साइन है ना उसे कंसीडर नहीं करूंगा। जैसे मान लीजिए Q1 2 माइक्रोकूलम है, Q2 -10 माइक्रोकूलम है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 2 लूंगा और 10 लूंगा, -10 नहीं लूंगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, वो मैं आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा, और जो वही फोर्स होगी वो क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे, ठीक है, कंबाइनिंग देम तो F क्या आ जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो F किसके प्रोपोर्शन होगा? Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर के। आई बात समझ? तो अब इसके हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, हम प्रीवियस पेज पे चलते हैं और देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है।
It states that the force of attraction and repulsion between two stationary point charges separated by certain distance is directly proportional to the product of their charges. किसके प्रोपोर्शनल होंगे? दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उनके स्क्वायर के, ठीक है, डिस्टेंस जो भी होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और वही मैंने आपको इस लाइन में समझाया था कि F इज जो कंबाइन करके आएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अच्छा, अब आप सबको पता है कि जब भी एक प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो F इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इस केस में जो प्रोपोर्शन आने वाला है, ठीक है, वो होगा K। क्या होगा? K। तो फॉर्मूला क्या आया? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, क्लास 12 में आने के बाद सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, अब सर ये K क्या है? तो K वेयर K इज ए प्रोपोर्शनैलिटी। क्या होता है ये? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट whose value depends on the नेचर ऑफ द मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। मीडियम के नेचर मतलब है कि Q1 Q2 तो दोनों चार्जेस है, वो किसी ना किसी मीडियम में तो रखे होंगे। ठीक है, या तो वो एयर में रखे होंगे, या तो वो वाटर में रखे होंगे, ठीक है, या तो वो किसी मेटल शीट के बीच में रखे होंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी ग्लास हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। Q1 Q2 चार्जेस कहीं भी रखे हो सकते हैं, किसी मीडियम में रखे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जिस भी मीडियम पे रखे हैं ना, उस मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगी K की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जो मीडियम हो सकता है वो एयर हो सकता है। ठीक है, जो मीडियम हो सकता है वो एयर हो सकता है। एयर बोलो या फिर फ्री स्पेस बोलो। क्या बोलो? फ्री स्पेस। दोनों का मतलब सेम है। एयर बोलो, फ्री स्पेस बोलो, या वैक्यूम बोलो। क्या बोलो? वैक्यूम बोलो। दोनों का मतलब, सबका मतलब सेम ही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा सर, अब इनमें से किसी एक के लिए बता दो K की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है। K का हम अच्छे से डिस्कशन करते हैं। K का कुछ ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस एक कांस्टेंट है। ठीक है, कोई अलग से नाम नहीं दे रखा है इसका। तो K पे बात करते हैं। ठीक है, K पे बात करते हैं। K क्या है? देखिए, अगर मैं एयर की बात करूं, ठीक है, इन एयर, वैक्यूम, या फिर किसकी बात करूं? फ्री स्पेस की बात करूं, इनमें से किसी भी की बात करूं, तो जो K की वैल्यू होती है ना, वो K की वैल्यू होती है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। तो K की वैल्यू ये होती है वेयर, जहां पे एप्सिलॉन नोट क्या है? एप्सिलॉन नोट भी एक कांस्टेंट है जिसका नाम है, जिसका एप्सिलॉन नोट का नाम होता है। के का स्पेसिफिक नाम नहीं है, एप्सिलॉन नोट का नाम है। क्या नाम है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है? ध्यान से देखिए, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर, और क्या होती है? पर मीटर स्क्वायर। भाई बस समझ, ये क्या होती है? एप्सिलॉन नोट की वैल्यू। बहुत बड़ी वैल्यू है, ध्यान रखिए क्या है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और K का फॉर्मूला याद रखिएगा, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। जगते, खाते, पीते, सोते, चाय पीते, खाना खाते, कुछ भी करते, आपको इसकी वैल्यू रट्टा मार लेनी है। K की वैल्यू क्या होती है?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻²। आए बात समझ? अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट की ये यूनिट कैसे निकाली, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास फॉर्मूला था ना F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू डालूंगा मैं तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो कभी भी अगर आप एप्सिलॉन नॉट की क्या भूल जाओ, यूनिट भूल जाओ, तो आप यहां से निकाल सकते हो। देखो 4 पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो अगर आपको एप्सिलॉन की यूनिट निकालनी है, मतलब एक तरह से एप्सिलॉन का फॉर्मूला निकालना है, तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अगर मैं यूनिट देखूं किसकी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट देखूं, तो देखो क्या आएगा Q1 Q2 कूलम और कूलम, तो क्या बन जाएगा कूलम स्क्वायर। नीचे फोर्स है तो वो जब ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा पर न्यूटन, और आर डिस्टेंस है, इसकी यूनिट होती है मीटर में, और मीटर स्क्वायर है तो ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा पर मीटर स्क्वायर। तो देखो ये दोनों यूनिट देखो एकदम रिजेंबल कर रही है, ठीक है। तो मुझे भी यूनिट याद नहीं होती है, मैं भी ऐसे ही याद करके निकाल दूँ यूनिट को, ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का, तो उसको भी ऐसे निकालोगे। देखो ये वाला फॉर्मूला है, तो देखो इस फॉर्मूले के अंदर Q1 और Q2, Q1 और Q2 दोनों ही चार्ज है, तो चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है A इंटू टी, M0L0, ठीक है, M0L0 T और A, ये होता है ना, तो मतलब AT होता है सिंपल, AT का स्क्वायर अपॉन में फोर्स की क्या होती है, फोर्स याद रखिए, अगर याद नहीं है क्लास 11 में सिखाई गई होगी, अगर याद नहीं है तो ध्यान रखिए MLT-2 क्या होती है MLT-2, आगे बहुत बार यूज आएगा इसका, इसकी होती है MLT-2, और आर स्क्वायर, आर की लेंथ है तो एल का स्क्वायर। आइए बस समझ, तो यहां से आप क्या कर सकते हो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। ध्यान से देखिए अब क्या आएगा, एम एक ही है, ऊपर जाएगा एम की पावर क्या हो जाएगी -1, नीचे एल कितने हो गए 3 हो गए, तो M0 एल की पावर -3, ठीक है। टी देखो तो टी जो है ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और ए एक ही है तो ए का ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपकी एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला। ए का अच्छा ए का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर, टी की पावर 4 ए का स्क्वायर। आइए बस समझ। अच्छा तो देखिए अब आगे आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो हमारे पास जो के का फॉर्मूला आया वो क्या आया था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता हो लग गई, तो क्या है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 4 इंटू 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी 8.854 इंटू 10⁻², ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, तो जो एक क्वांटिटी आएगी, मतलब क्वांटिटी क्या जो नंबर आएगा वो क्या होगा 9 इंटू 10⁻9, क्या होगा 9 इंटू 10⁻9, और इसकी जो यूनिट होगी वो एप्सिलॉन नॉट के एकदम अपोजिट होगी। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट देख लो क्या है, ये है, इसका अपोजिट कर दो M1 L की पावर 3 T की पावर -4 A की पावर -2, ठीक है, मतलब 1 3 -4 -2 1 3 -4 -2, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोलेंगे 1 3 -4 -2 1 3 -4 -2। अब मैंने डायमेंशन फॉर्मूला क्यों लिख दिया, मेरे को तो यहाँ पे इसका यूनिट लिखनी थी, ठीक है। देखो क्या क्या हो रहा है, इसको यहाँ से काटो, यूनिट क्या आएगी, जो सी की यूनिट है उसका अपोजिट यूनिट आएगी। सी की यूनिट क्या, देखिए सी की यूनिट ये है, इसका अपोजिट कर दो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो यहाँ पे आ जाएगा एक मिनट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो के की वैल्यू क्या आ गई 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई बात समझ। तो हमने अच्छे से देख लिया कि मतलब ये जो फोर्स का फॉर्मूला होता है कोलम्बिक फोर्स, क्या बोलते हैं इसे कोलम्बिक फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है। मैं भी इसको समराइज करता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो देखिए हमने क्या देखा
इन एयर, हमने किसके बारे में पढ़ा? एयर के बारे में, एयर वैक्यूम इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। मीडियम, मीडियम कोई भी हो सकता है, अभी मैंने एयर के बारे में बताया आपको। तो एयर जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा, ठीक है, एफ का फॉर्मूला वो क्या आया आपका? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखने चाहूँ तो क्या आएगा? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा? आर स्क्वायर। आई बात समझ? तो ये आ गया आपका फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप क्या याद रखिए कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इनमें से आप तीनों में से कोई फॉर्मूला याद कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ आपने एयर के लिए बताया, अगर कोई और मीडियम हो तो क्या करना है? तो देखिए, अब हर एक मीडियम के तो लिए तो आप के की वैल्यू याद नहीं कर सकते। एयर के लिए तो याद कर लिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 क्वेश्चन में दे रखा होगा, आर स्क्वायर दे रखा होगा, ये दे रखा होगा। या फिर सीधा क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू गिवन होगी, बताओ सर के की वैल्यू ये है, तो बताओ ये क्या होगा? तो के की वैल्यू डालोगे, Q1 Q2 और आर स्क्वायर की वैल्यू डालोगे। तो पर हमेशा आपको डायरेक्टली के की वैल्यू गिवन नहीं होगी, आपको घुमा फिरा के वो चीज दे रखी होगी, आपको के की वैल्यू पता लगानी होगी, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई और मीडियम है आपके पास, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई और मीडियम है, इन पर्टिकुलर मीडियम, अब कोई मीडियम अदर देन एयर दे रखा है, तो आप क्या करोगे? उसमें के की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान रखिए, के का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के अंदर। अगर कोई भी पर्टिकुलर एयर लिख दें, मीडियम आएगा, एक मिनट रुकिए, इन पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है, हाँ जी। तो के का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एयर, बट अगर कोई भी और मीडियम है तो के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होगी? ओनली 1/4 पाई एप्सिलॉन। सर एप्सिलॉन की वैल्यू एयर के अंदर होती है 8.854 × 10⁻12, यहाँ पे क्या होगी? बिल्कुल सही बात है कि सर यहाँ पे हम कैसे पता लगाए? तो ध्यान रखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ एफ मीडियम, तो एफ मीडियम का फॉर्मूला क्या होगा? एफ किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर क्या होगा? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आया बात समझ? अब सर अब ये बताइए कि अब ये सॉरी एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ओनली क्या आएगा? एप्सिलॉन आएगा। आज कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है? चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। तो ओनली एप्सिलॉन आएगा। सर अब ये एप्सिलॉन की वैल्यू अब बताइए क्या होगा? इसमें भी थोड़ा झोल आ रहा है। तो यार देखिए, आपको क्वेश्चन के अंदर अगर एयर नहीं दे रखा, कि अगर दोनों चार्जेस एयर में नहीं रखे और बोल रखा है किसी मीडियम में दे रखे हैं, तो उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा होगा, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हेल्प से आप एप्सिलॉन निकालोगे। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, उस एप्सिलॉन का नाम क्या है? उस एप्सिलॉन का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नोट का नाम क्या था? देखिए यहां पे दोबारा गलती हो गई। तो यहां देखिए, यहां पे जो एप्सिलॉन है, यहां पे क्या है? जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू की, उसकी जो नाम होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा यहां पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नोट का नाम क्या था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन का नाम क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है।
तो अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको हम स्मॉल के से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल के से। वो कैपिटल के था, यहाँ पे हम कैपिटल के की बात कर रहे हैं इसकी, और ये स्मॉल के है, ठीक है। इस स्मॉल के की हेल्प से आप एप्सिलॉन पता लगाएंगे, फिर उस एप्सिलॉन की वजह से आप के पता लगाओगे, कैपिटल के पता लगाओगे, और फिर आप एफ मीडियम पता लगाओगे। आई बात समझ? मैं आपका ये काम भी और छोटा कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो के है ना, के, इसको के बोलो या फिर क्या बोलो? एप्सिलॉन आर बोलो। क्या बोलो? एप्सिलॉन आर बोलो, या फिर इसका जो नेम है उसके नेम से मिलाओ। उसका नेम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो के बोलो या फिर क्या बोलो? एप्सिलॉन आर बोलो। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको एप्सिलॉन की वैल्यू पता लगानी होगी तो आप क्या करोगे? एप्सिलॉन आर इंटू क्या कर दोगे? एप्सिलॉन नॉट कर दोगे, ठीक है। ये थोड़ी सी आपके लिए थोड़ा हेक्टिक हो रहा होगा ये सब, तो मैं आपको एक बार इसको रिवाइज कराऊंगा जो भी मैंने को बताया है, और फिर आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको शुरू से लेके चलता हूं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, चैप्टर ग्राउंड सेशन को। तो यहाँ देखिए, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? कूलम्स लॉ। क्या पढ़ा था हमने? कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ की हमने डेफिनेशन पढ़ी, और हमने देखा कि जो एफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे के क्या है? एक कांस्टेंट है। मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर, वाटर, मेटल, ग्लास, कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से अब आप के की वैल्यू निकालने जाएंगे, तो के की वैल्यू क्या आएगी? के की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? 8.854 इंटू 10⁻²। और इसके लिए यहाँ पे के अंदर डालोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 इंटू 10⁹। क्या आ जाएगी? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये एयर के लिए वाला फॉर्मूला आ गया। बट अगर एयर ना हो तो क्या होगा? एयर ना हो तो किसी मीडियम के लिए के का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इक्वल, एप्सिलॉन का नाम क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे आपने देखा कि हर एक मीडियम का, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? हर एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा होगा, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन के फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। सर मतलब क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन में ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन में आपको एप्सिलॉन आर दे रखा होगा मीडियम का। आप एप्सिलॉन आर की हेल्प से एप्सिलॉन निकालोगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है 8.854 इंटू 10⁻²। और अब एप्सिलॉन आ जाएगा तो फिर आप के की वैल्यू पता लगाओगे, कैपिटल के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये आ जाएगा तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि Q1 Q2 आर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आप एफ की वैल्यू पता लगा लोगे। आई बात समझ? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे। बट सर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूंगा। आपका जो एफ का फॉर्मूला था वो आया था किसी मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी हमने एप्सिलॉन का फॉर्मूला देखा। एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां से अगर मैं एप्सिलॉन आर बाहर ले लूं, अगर सेपरेट एक अलग से लिख लूं, तो एप्सिलॉन आर और अंदर क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एफ मीडियम क्या लिखा हमने? एफ मीडियम। ये पूरा क्या था? ध्यान रखिए, ये पूरा क्या था? एफ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब वैक्यूम बोलो, एयर बोलो, जो भी हो, वैक्यूम के अंदर ये लगेगी फोर्स, और उसको अगर डिवाइड कर दिया मैंने उस मीडियम के एप्सिलॉन आर से, तो उस मीडियम के अंदर उतनी फोर्स लगेगी। तो एफ वैक्यूम अपॉन में एप्सिलॉन आर। देखो कितना सिंप्लीफाइड मैंने कर दी चीज आपके लिए। अब तो आपको कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। इसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे? ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर किसी भी मीडियम, कोई अदर देन एयर, किसी मीडियम के लिए आपको फोर्स निकालने के लिए बोले चार्जेस के बीच में, तो आप सबसे पहले क्या करो? आप ये पता लगा लो
एफ वैक्यूम, क्या पता लगा लो, एफ वैक्यूम। एफ वैक्यूम फॉर्मूला सिंपल होता है 9 इंटू 10⁻⁹, सॉरी 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कंप्यूट करो उसे, जो भी आपका आंसर आएगा उसको सिंपल एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर या फिर के स्मॉल के आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आपका एफ मीडियम आ जाएगा। आई बात समझ? तो ये सारी चीजें थी जो आपको इसके अंदर समझनी थी कूलम्स लॉ के अंदर, कि कूलम्स लॉ के अंदर क्या क्या चीजें होती है अच्छे से। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ मीडियम्स के लिए, ठीक है, कुछ कुछ मीडियम्स के लिए आपको ये एप्सिलॉन आर की बता देता हूं। ठीक है, ध्यान रखिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एयर के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो 80 या 81, किसी किसी बुक में 80 है, किसी बुक में 81 दे रखा है, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 होगी। ठीक है, याद रखिए इन चीजों को। ठीक है, कभी क्वेश्चन में नहीं गिवन हो ये मीडियम्स के तो आपको याद होनी चाहिए। कुछ और मीडियम आएगा तो वो आपको देगा हमेशा क्वेश्चन के अंदर। और अगर मेटल की बात करें या फिर किसी कंडक्टर की बात करें तो उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। क्या वैल्यू होती है, इन्फिनिटी होती है। आई बात समझ? तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको एप्सिलॉन आर या फिर क्या बोले स्मॉल के, इन सब की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, इन सबको अच्छे से याद रखिएगा। ध्यान रखिए एप्सिलॉन आर बोलूं या फिर क्या बोलूं स्मॉल के बोलूं, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं और डायमेंशनलेस होते हैं। क्या होते हैं, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ई आर का फॉर्मूला देखूंगा, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला देखूंगा तो क्या आएगा, एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम, और एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम दोनों फोर्स है, कटेंगे, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो कुछ यूनिट बचेगी नहीं। ठीक है, तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, तो हम इधर से ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं धीरे धीरे लिखता जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, अभी शुरुआत हुई है तो राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती है, आई गेस थोड़ा सुधार हुआ है राइटिंग में, ज़्यादा नहीं हुआ बट ठीक है, इट्स अ प्रोग्रेस। ठीक है, चलिए, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, क्या लिखेंगे हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of force exerted, as a ratio of force exerted between, ये between लिखा है, ठीक है, between two charges separated by certain distance, separated by certain distance in air to the force exerted between them separated by same distance in that medium। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा किसी मीडियम क्या होता है, किसका होता है, किसी मीडियम का होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो होता है, ठीक है, एप्सिलॉन आर बोलो या फिर क्या बोलो स्मॉल के बोलो, ये रेशियो होता है, किस किस का रेशियो होता है, फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इन एयर। मतलब कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर एयर के बीच में जो फोर्स लग रही है, एयर के अंदर जो फोर्स लग रही है, टू मतलब डिवाइड कर दो, टू द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, उन्हीं चार्ज पार्टिकल के बीच में सेम डिस्टेंस पे जो फोर्स लगे
उस मीडियम के अंदर जिस मीडियम का हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल रहे हैं, अगर उन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। आई बात समझ? तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी जो सिंपल फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एक और चीज डिस्कस करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो देखिए कूलम्स लॉ की अगर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें ना तो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान से देखिए। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। देखिए ये पॉइंट जो है मैं बता रहा हूं आपको, मेन पॉइंट ये वाला, एक मिनट थोड़ा डिफरेंट यूज कर लेते हैं, ये वाला देख रहे हो, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। तो कूलम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्ज हो, मतलब बहुत छोटे हों और स्टेशनरी हो, रुके हों, ठीक है। पॉइंट चार्जेस से मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस चार्ज भी होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं, कॉन्टिन्यूस चार्जेस भी होते हैं। ऐसे मान लीजिए रोड है, इस रोड के ऊपर मैंने बहुत सारा चार्ज रखा है, ठीक है, बहुत सारा चार्ज है, तो मैं अगर इसको Q1 मानूं, क्या मानूं उसको मैं Q1 मानूं और अपना कूलम्स लगाऊं, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, कॉन्टिन्यूस चार्ज है। तो कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए। चार्ज हम पॉइंट वाला होना चाहिए, एकदम छोटा होना चाहिए, और वो चार्ज क्या होना चाहिए, स्टेशनरी भी होना चाहिए। है बात समझ? तो यही चीज है कि हम जो लिमिटेशंस के अंदर पढ़ेंगे, पहला पॉइंट क्या लिमिटेशंस के अंदर, बोथ द चार्जेस मस्ट बी पॉइंट साइज्ड। क्या होंगे, पॉइंट साइज्ड होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, बोथ द चार्जेस मस्ट बी क्या होंगे, स्टेशनरी। दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस must be less than size of the nucleus, must be greater than होगा, ठीक है, यहाँ पे must be greater than size of the nucleus, must be greater than size of the न्यूक्लियस। मतलब कि आर की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, वो हमेशा 10⁻⁻15 मीटर से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। आइएगा समझ, तभी कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। तो ये 3 लिमिटेशंस थी, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो हमको कूलम्स लॉ के अंदर पढ़नी थी, ठीक है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो बैठ के नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए, मतलब लिखोगे नहीं तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है, लिखोगे नहीं तो क्लियर नहीं होने वाला, चाहे आप कितना भी देख लो इस चीज। तो चलिए चीजों की और क्लैरिटी लेने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, पहला क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, पर बड़ा क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिखे तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़ो। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन एयर। 2 पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि हाँ भाई साहब मैं कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं, यहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है और उनको कुछ डिस्टेंस सेपरेट कर रखा है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम, बताओ कि उन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही होगी। व्हाट हैपन्स टू द अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चलो आगे अलग है, पहले मैं यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है।
तो जब भी आप फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व करो तो अपनी एक आदत बनाओ, जो क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, अटेम्प्ट तो करना है ना भाई साहब। तो अटेम्प्ट के लिए आप क्या करो, उसका गिवन और क्या पता लगाना है उसको अच्छे से पहले लिख लो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, ठीक है। तो चलो हम पहले अच्छे से लिख लेते हैं गिवन क्या है। आंसर गिवन है, दो चार्ज दे रखे हैं, तो मान लो मैंने Q1 चार्ज को मान लिया 2 माइक्रोकूलम और Q2 चार्ज को मान लिया, क्या मान लिया, 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। और दोनों की जो डिस्टेंस दे रखा है R, उसको मैं ले लिया, ठीक है। R क्यों दे रखा है हमको 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करा करो, इन सबको इनकी क्या करो, SI यूनिट में चेंज किया करो। तो Q1 जो है अगर 22 माइक्रोकूलम है तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलम होती है ना। तो माइक्रोकूलम से कूलम बनने के लिए क्या करोगे आप, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे। वैसे Q2 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो क्या करोगे, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो R की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। तो आपने अच्छे से सबको SI में बदल लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या पता लगाना है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम, दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही होगी, मतलब आपको कैपिटल F पता लगाना है, कूलम्स लॉ वाला F पता लगाना है। तो सिंपल बात है, सब चीज आपको दे रखी है, सिंपल पता लगाओ। तो F क्या होगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सर अब K की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं एयर है या नहीं है, मीडियम, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं, हाँ इन एयर दे रखा है, चलो ठीक है। फिर तुमको K की वैल्यू पता ही है क्या होगी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है हमारा, 2 इंटू 10⁻6, 8 इंटू 10⁻6 अपॉन में R स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10⁻1 का स्क्वायर। तो देखिए F इक्वल टू क्या आएगा, 9 इंटू 2 इंटू 4 नहीं 8 इंटू में 10⁻9 10⁻6 कितना हो जाएगा, 10⁻3 और 10⁻6, तो क्या हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। अपॉन में ये 2 है, ठीक है, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻2। अच्छा कुछ कट रहा है, हाँ यहाँ से कट रहा है, ये 2 पे गया, ठीक है। तो जो F की वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो क्या आ जाएगी, 9 टू 18, 18 टू कितना होता है 36, तो 36 इंटू में 10⁻2 पर जाएगा तो +2 बनेगा, तो 10⁻3 + 2 कितना हो जाएगा 10⁻1। तो F की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3.6, कितनी आ जाएगी 3.6। सारी जो आपकी क्वांटिटीज थी वो आपकी SI यूनिट में थी ना, तो फोर्स भी आपकी SI यूनिट में आएगी, और फोर्स के SI यूनिट का फॉर्मूला क्या, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो F कितना आ गया आपका 3.6 न्यूटन। आया बात समझ। तो ये हमने निकाल लिया दोनों के बीच कितनी फोर्स लगेगी। अब बोलोगे सर ये फोर्स का आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन नहीं निकाली, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट अब ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन के अंदर आपको दे ही नहीं रखा कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड। ध्यान से देखिए, आपको डायरेक्शन से कुछ दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो आप फिगर में आप ड्रॉ करके आप बता सकते हो कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, और मान लीजिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं फिगर बना लेता हूँ, बना लिया। एक Q1 चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है आपका 2 माइक्रोकूलम। एक Q2 चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। R आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। बात आ गई समझ आपको। अब फिगर में रिप्रेजेंट कर दो आप। आपने क्या निकाला, आपने फोर्स निकाली 3.6 न्यूटन है, ठीक है। सर ये फोर्स जो 3.6 न्यूटन है वो Q1 पे लग रही होगी या Q2 पे लग रही होगी, ध्यान रखिए ये जो फोर्स है वो दोनों पे लग रही होगी। अगर मैं बोलूं Q2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, Q2 पे फोर्स लगा रहा है Q1, कितनी फोर्स लगा रहा है 3.6 न्यूटन। अगर मैं पूछूं Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा है, तो Q1 पे फोर्स लगा रहा है Q2, और कितनी फोर्स लगा रहा है 3.6 न्यूटन। तो दोनों पे एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और सेम अमाउंट को फोर्स लगा रहे हैं, और कितना फोर्स लगा रहे हैं K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से फॉर्मूले से निकाल के हम पता लगाएंगे। आई बात समझ। सर डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए दोनों जो चार्जेस हैं
क्या है, दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, एफ वेक्टर, इसको मैं क्या बोलूंगा, F21, क्या बोलूंगा, F21, टू मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, और यहां पे ये जो फोर्स है वो ये भी रिपेल करेगी इधर, तो इसको मैं दिखाऊंगा F वेक्टर 1 2 से, 1 2 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। और ये दोनों फोर्स का जो फॉर्मूला कह रहा हूँ, जो यूनिट होगी, यूनिट कह रहा हूँ, अमाउंट होगी, दोनों सेम होगी, कितनी होगी 3.6 न्यूटन, और ये भी कितनी होगी 3.6 न्यूटन। अगर मान लो मैं ये डायरेक्शन का नाम दे रहा हूँ एक्स एक्सिस, क्या दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस, तो ये क्या बोलोगे आप, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाली फोर्स होगी, और ये वाली फोर्स किसी कौन सी होगी, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो देखो मैंने डायरेक्शन बता दी, क्वेश्चन में कुछ फिगर गिवन नहीं थी, कोई डायरेक्शन को बता ही रखा था कि Q1 कहाँ रखा है, Q2 कहाँ रखा है, तो मैंने खुद ही एक फिगर बना के और किसी डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल के ये बोल दिया कि ये एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ है, और ये कहाँ होगी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी, ठीक है। तो आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा एक बात और मेरे को आपको यहां बतानी थी कि जब भी मान लीजिए यही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में Q1 जो है वो है आपका 2 माइक्रोकूलम, और Q2 है वो आपका है -8 माइक्रोकूलम, 8 नहीं है -8 है, मान लो ये, ठीक है। ये मैंने आपको पहले रिपीट करा था जब मैं आपको कूलम्स लॉ की डेफिनेशन बढ़ा रहा था, बट अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप जब फोर्स निकालोगे ना, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप, तो यहाँ पे आपको साइन नहीं लेना, आपको यहाँ पे विदाउट साइन लेना है, सब कुछ काम क्या लेना है, विदाउट साइन लेना है आपको, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आएंगे जहां पे आपको इन चार्जेस का साइन लेना होगा, और बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आएंगे जहां पे आपको साइन नहीं लेना होगा। तो कहां साइन लेना है, कहां साइन नहीं लेना है, ये आपको ध्यान से पता होना चाहिए, ठीक है। देखा जाए तो वहां साइन लेते हैं, वहां साइन लेते हैं जहां पर हमको कोई स्केलर क्वांटिटी पता लगानी होती है, कोई स्केलर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है, और वहां हम साइन नहीं लेते हैं चार्जेस का, ठीक है, वहां हम चार्जेस साइन नहीं लेते हैं जहां पे हमें वेक्टर क्वांटिटी पता लगानी होती है। वो से वेक्टर क्वांटिटी है ना, मुझे उसको पता लगाना है, तो मैं यहाँ पे Q1 Q2 का साइन नहीं लूंगा, सिंपल उनका मैग्नीट्यूड लूंगा। तो वो इस सिनेरियो में भी अगर मुझे F पता लगाने के लिए बोला होता ना, तो क्या होता मेरा आंसर, सिंपल 3.6 न्यूटन ही होता अगर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ही होता तो। सर फिगर में कैसे प्रेजेंट करते, फिगर में देखो कैसे प्रेजेंट करते, देखो नेक्स्ट पेज पे चले, फिगर में वही एक लाइन हमने ड्रॉ करी, ये है आपका Q1 2 माइक्रोकूलम, ये है आपका Q2 कितना होगा -8 माइक्रोकूलम। अब दोनों चार्जेस क्या है, अपोजिट नेचर के, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो F1 इस साइड लगेगा और F2 इस साइड लगेगा, इसको बोलेंगे F12, इसको बोलेंगे F21, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, कितना होगा 3.6 न्यूटन, इसका क्या होगा 3.6 न्यूटन। सर डायरेक्शन क्या होगी, अगर मान लो आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डाला है, क्या डाला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो देखो इस साइड जा रही है, तो ये क्या होगी नेगेटिव एक्सिस, क्या होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इसके डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम है। आई बात समझ। तो जब भी आपको कोलम्बिक फोर्स पता लगानी हो तो आप चार्जेस का मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं करोगे, इसको ध्यान रखना है आप। आई बात समझ। मैं आपको इतना डीप में क्यों समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी मैं आपको कोई फॉर्मूला बताऊंगा, कोई डेफिनेशन बताऊंगा, उसका फॉर्मूला दिखाऊंगा, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत टाइम लूंगा ताकि आपको उसकी सारी क्लैरिटी है, जैसे कि उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए ये आपको आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पर मेरा क्वेश्चन अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो हम चलते हैं वापस, पूरे क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमने क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट किया है, यहां तक फोर्स बिटवीन देम, व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो देखो हमने फोर्स निकाली, ठीक है भाई साहब फोर्स निकाली, बट बताओ उस फोर्स के साथ क्या होगा इफ देयर मैग्नीट्यूड बिकम डबल्ड एंड सेपरेशन रिड्यूस टू हाफ। अगर मैंने उनका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया और सेपरेशन हाफ कर दिया, किसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, और दोनों में जो सेपरेशन है उसको आधा कर दिया, तो अब आओगे सर क्या ही दिक्कत है इसके अंदर,
मैग्नीट्यूड आपने डबल कर दिया तो 2 माइक्रोकूलम का क्या बन जाएगा 4 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम का क्या बन जाएगा 16 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो 20 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और हम दोबारा पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। बिल्कुल सही काम है। और थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क करके कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए। चलते हैं हम आगे। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। आपको बोला है आपको बोला था कि मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया और डिस्टेंस को क्या कर दिया हाफ कर दिया। तो मान लीजिए कि मैंने Q1 का बना दिया Q1/2, Q2 का बना दिया Q2/2 और अच्छा इसको डबल किया है तो Q1 का बना दिया 2Q1, मतलब Q1 डैश ले लो। Q1 डैश क्या बन जाएगा Q2Q1, Q2 डैश क्या बन जाएगा 2Q2 और R डैश क्या बन जाएगा R/2, डिस्टेंस का हाफ किया है। अब मैं अगर F डैश निकालूं, F डैश मतलब न्यू फोर्स, फोर्स तो चेंज हो जाएगी ना। तो अगर मैं A पार्ट कर रहा हूं, मैं न्यू फोर्स निकालूं तो F डैश क्या हो जाएगा K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन में R डैश का स्क्वायर। K और K रहने दो क्योंकि मीडियम तो चेंज हो नहीं रहा, एयर का एयर रह रहा है, कुछ बोला तो है नहीं उसने एक पार्ट के अंदर। Q1 क्या हो जाएगा 2Q1 इंटू में 2Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। तो F डैश देखोगे तो क्या आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। 2 से क्या हो जाएगा 4, ये भी 4 हो जाएगा पर ये 4 ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो 4 जब क्या बन जाएगा 16, क्या बनेगा 16 K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर तो ये पहले वाला ही था जो हमको ओरिजिनल में क्वेश्चन में दे रखा है। और इसकी फॉर्म, इसका वैल्यू क्या थी हमारी, क्या आई थी 3.6 आई थी, तो यहाँ आ जाएगी 3.6 न्यूटन। तो जो न्यू फोर्स होगी F डैश, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 16 इंटू 3.6, क्या आ जाएगा 16 इंटू 3.6, 16 इंटू 3.6। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 57.6 न्यूटन। कितना आ जाएगा 57.6 न्यूटन। तो ये था स्मार्ट वर्क कि दोबारा इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल सिंपल जल्दी आंसर कर देना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आएंगे हमारी क्लास 12 के अंदर, तो इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बोला है। बी पार्ट में द होल सिस्टम इज इमर्स्ड इनसाइड द वाटर, पूरे पूरे सिस्टम को पानी के अंदर डाल दिया। अरे भाई साहब देखते हैं क्या होता है इसमें। बी पार्ट, अरे पूरे पूरे सिस्टम को पानी के अंदर डाल दिया तो पानी मीडियम है ना, ठीक है, मतलब वाटर के अंदर डाल दिया, वाटर के मीडियम है, तो वाटर के मीडियम मतलब के की वैल्यू क्या होती है 81। तो आपको एफ वाटर बताना है, एफ वाटर, तो एफ वाटर मतलब एफ मीडियम क्या होगा एफ वैक्यूम अपॉन में के, एफ सेल आ जो भी बोल लो। एफ वैक्यूम तो भाई निकाला ना हमने 3.6, एयर के अंदर 3.6 है, ठीक है, और के लिए क्या है 81 है, तो सिंपल 3.6 अपॉन में 81। तो देखिए इसका आंसर क्या आता है 3.6 डिवाइड में 81, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.044 न्यूटन। आई बात समझ दो कितना आसान था, ठीक है। तो जो मैंने आपको इतना लंबा समझाया, ठीक है, वो क्यों समझाया, ताकि आप इस फॉर्मूले को जैसे समझ पाओ कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, यूज करना तो बहुत इजी है इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आ गया। अच्छा सी पार्ट के, सी पार्ट में बोला है कि दोनों के चार्जेस के बीच में मेटलिक शीट रख दिया। आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन, तो दोनों चार्जेस के बीच में क्या रख दिया मेटलिक शीट रख दी, मतलब मीडियम मेटल बन गया। मीडियम क्या बन गया मेटल बन गया। मेटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी होती है। तो एफ मेटल निकालोगे आप, क्या निकालोगे एफ मेटल, तो क्या आएगी एफ वैक्यूम अपॉन में स्मॉल की वैल्यू, एफ वैक्यूम में 3.6 अपॉन में इन्फिनिटी। अरे भाई साहब 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो एफ मेटल मतलब कि दोनों चार्जेस में फोर्स क्या लगेगी 0 लगेगी। मतलब कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में मेटलिक है ना या फिर कंडक्टर रख दिया तो दोनों के बीच फोर्स क्या लगेगी 0 न्यूटन लगेगी, ठीक है, फोर्स नहीं लगेगी।
तो यहाँ पे ये चीज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला पार्ट देख के, अगला पार्ट क्या है क्वेश्चन का। बोथ द चार्जेस ब्रिंग इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस। क्या बोला कि दोनों चार्जेस को हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट में लाए और फिर दोबारा सेम डिस्टेंस पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ब्रिंग इन कॉन्टैक्ट, दो चार्जेस को जब हम एक साथ चिपकाते हैं, कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो होता क्या है, सोचिए। मैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपने उसी पेज पे सोचिए क्या होता है। कहीं ना कहीं मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, ध्यान रखिए। सोचिए सोचिए क्या होता है। देखिए पहले Q1 जो था वो था 2 माइक्रोकूलम, Q2 जो था वो था 8 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था R था वो था 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मानते हो आप बात? ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों चार्जेस को, मान लीजिए छोटा चार्ज है ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों चार्जेस को कॉन्टैक्ट में लाया। दोनों चार्ज को कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है या फिर कुछ ना कुछ होता है, और कंडक्शन वाला मेथड होता है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। याद है आपको कंडक्शन वाला मेथड, मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें अगर दोनों चार्ज को कॉन्टैक्ट में लेके आया तो जो नेट चार्ज आएगा दोनों पे वो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। आई बात समझ? तो सिंपल सी बात, अगर हम ये मान के चले कि दोनों चार्जेस का साइज सेम है, क्या सेम है, साइज सेम है, तो जो फॉर्मूला जो दोनों पे चार्ज आएगा वो ये आएगा। ये कितना आएगा, 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, मतलब कि जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, न्यू कॉन्फ़िगरेशन, उसमें जो Q1 की वैल्यू है वो है 5 माइक्रोकूलम, Q2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 8 माइक्रोकूलम, और जो आपकी R की वैल्यू सेम डिस्टेंस सेपरेट किया है तो वो 20 सेंटीमीटर ही रहेगी। और मीडियम चेंज नहीं है, मीटर भी क्या है, एयर ही है, तो आपकी K की वैल्यू क्या रहेगी, सिंपल 9 इंटू 10⁹ ही रहेगी। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, K Q1 Q2 R स्क्वायर लगा के, और आप इसका भी फॉर्मूला, इसका भी अपने आंसर अच्छे से पता लगा लो। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बट आप कैलकुलेटर का यूज़ ना करिए। आप जब भी कोई फॉर्मूला या फिर कुछ करें तो बिल्कुल कैलकुलेटर से दूर अपने हाथ से कैलकुलेशन करिए, चाहे 10 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, इतनी देर नहीं लगेगी, पर अगर लग भी जाए तो अपने हाथ से करिए। एक बार टाइम लगेगा, 2 बार टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे तो आपकी वो पेज बन जाएगा ना उसका कैलकुलेशन का। एग्जाम के अंदर तो कैलकुलेटर होगा नहीं, आई बात समझ? तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ठीक है, लेट मी चेक कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। सब कुछ सही चल रहा है अभी तक, आई बात समझ? चलिए, तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। देखते हैं आगे कुछ और भी है या नहीं है हमारे पास। हाँ, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, देन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो देखिए, देखो लेक्चर थोड़े बड़े हो जाते हैं, आई नो, ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि ये पूरा लेक्चर आप एक साथ पेस में देखो। ठीक है, थोड़ा पार्ट देखो, वीडियो पोस्ट करो, उस पार्ट को अच्छे से डाइजेस्ट करो, जो भी अपने उस चाहे 10 या 15 मिनट की जो वीडियो देखी अच्छे से डाइजेस्ट करो, फिर दोबारा वीडियो को रिज्यूम करो, फिर अपना आगे बढ़ो। ठीक है, आई नो इतना ज़्यादा लंबा देखने से बोरियत आ जाती है, और एजुकेशन वीडियोस कोई ज़्यादा दिखता भी नहीं है। रेदर देन अगर मैं वीडियोस को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, अगर मैं एक वीडियो बनाऊं मोटिवेशनल वीडियो और एक बनाऊं एजुकेशन वीडियो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मोटिवेशन वीडियोस में तो बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, बहुत सारे लोग उसे देख लेते हैं, बट एजुकेशन वीडियोस को ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, आप खुद ही देखिएगा, इसके नीचे जो व्यूज़ है बहुत कम होंगे। ठीक है, क्योंकि लोग इतना टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते हैं। लोगों की ज़िंदगी में अब जैसे जब से टिकटॉक और रील आई है तो उनको ना 15 सेकंड के वीडियोस देखने का वो बन गया, क्या कहते हैं, ट्रेंड बन गया कि भाई 15 ज़्यादातर 15 की वीडियो को ही वो अपने दिमाग में समा सकते हैं। उससे ज़्यादा वीडियो हो तो उनका मन नहीं करता देखने के लिए। चाहे मैं हूँ चाहे आपको, सबकी कहानी सेम है। आप भी अगर ये लेक्चर देख रहे हो ना, तो आपका जो एक उंगली होगा फ़ोन पे देख रहे होंगे तो ऐसे ऐसे फॉरवर्ड 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 जल्दी फॉरवर्ड फॉरवर्ड ऐसे ऐसे कर रही होगी आपकी उंगलियाँ, ये क्योंकि आप चाहते नहीं हो उसके ऊपर टाइम देना। बट अगर आप लेजेंड कुछ सीखना चाहते हो तो उस पर टाइम दो, अच्छे से फॉरवर्ड वाला बटन छोड़ दो चलाना। भाई बात समझ? अच्छे से ये सोच लो कि 20 मिनट तक अगर वीडियो लंबी है तो 20 मिनट तक तो मुझे देखनी कम से कम, उसके बाद मैं रोकूंगा, थोड़ा ब्रेक लूंगा, फिर आगे 20 मिनट के बाद देखूंगा।
आई बात समझ। चलिए ऐसे हम गान में बाद में बीच में देता रहूंगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं वरना ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो देखिए 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर एक्सपीरियंस फोर्स एफ, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस है, हमको चार्जेस का हमने ना सिंबल दे रखा है ना कुछ दे रखा है, बट डिस्टेंस दे रखा है आर है, और दोनों को जो फोर्स लग रही है एफ दे रखी है। मतलब एफ को लिखना चाहूँ तो एफ क्या होगा, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर, ये कुछ इस तरह से है। और Q1 Q2 में दिया नहीं है, पर एज्यूम करने के लिए मान लिया। फाइनल सेपरेशन बिटवीन देम सो दैट द फोर्स बिकम लीस्ट, उनके बीच में सेपरेशन पता लगाओ जब फोर्स जो है वो 2F हो जाए। तो देखो क्वेश्चन में कोई भी चीज आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में देने रखी है, तो आपको जो चीज पता लगानी है वो भी आपको सिंबल में पता लगानी होगी, आर की टर्म में पता लगानी होगी। सेपरेशन पता लगाना है ना, तो वो सेपरेशन भी आर की टर्म में पता लगाना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैं ए पार्ट करना चाहता हूँ आपको। देखिए ए पार्ट क्या है, ए पार्ट में आपको फोर्स रखी है एफ डैश, मान लो उस फोर्स को, वो है 2F। क्या है, 2F है। तो बताओ कि क्वेश्चन में बोला है कि बताओ अगर सेपरेशन बताओ क्या होगा अगर फोर्स 2F हो गई। तो मैं चार्जेस को चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सेपरेशन को चेंज कर रहा हूं। और सेपरेशन को चेंज करते करते मुझे पता लगाना है कि मैं कितना सेपरेशन कर दूं दोनों के बीच में कि फोर्स डबल हो जाए। मान लो 2 चार्ज ये रखे हैं, मैं उनको पास लेके आऊं या दूर लेके जाऊं, या फिर कितना पास लेके आऊं कितना दूर ले जाऊं कि जो फोर्स इस कॉन्फ़िगरेशन में लग रही थी ना वो उस कॉन्फ़िगरेशन में डबल हो जाए, डबल फोर्स लगे। तो सर क्या करें इसमें, ध्यान से देखिए। एफ ये है, एफ डैश क्या था, एफ डैश मान लीजिए, एफ डैश हमने मान लिया के Q1 Q2 अपॉन में यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। आर डैश का स्क्वायर मान लिया मैंने, जो सेपरेशन मान लिया आर डैश मान लिया। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे डाल दो आप। एफ डैश क्या है, एफ डैश है के Q1 Q2 अपॉन में आर डैश स्क्वायर। देखो मैं Q1 Q2 को चेंज क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि Q1 Q2 चेंज नहीं हो रहे हैं, सेपरेशन चेंज हो रहा है बस, ठीक है। इसलिए मैंने Q1 Q2 दोनों साइड सेम रखा है, अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो देखो के Q1 Q2 के Q1 Q2 क्या आया आपके पास, आया आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। क्या आया, आर स्क्वायर बाय 2। आई बात समझ। तो आपके पास आर डैश क्या आ जाएगा, आर डैश आ जाएगा आपके पास आर बाय √2। कितना आ जाएगा, आर बाय √2। आई बात समझ। तो इस तरीके से आप ये निकालो कि अगर आप डिस्टेंस को उसके √2 से डिवाइड कर दो और उतने डिस्टेंस पे लाके रख दो, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है, फोर्स को हाफ करने के लिए बोला है, आई गेस। फोर्स को देखो बी पार्ट में हाफ करने के बोला है, तो देखिए सेम चीज है। एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ बाई 2, एफ डैश तो के Q1 Q2 अपॉन में आर डैश का स्क्वायर, के Q1 Q2 आर स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। इससे ये गया, तो आर डैश का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2r स्क्वायर के। तो आर डैश क्या आ जाएगा, √2r। क्या आ जाएगा, √2r। मतलब अगर फोर्स को अगर हाफ करना है ना तो उसको √2r डिस्टेंस पे रख दो, मतलब डिस्टेंस बढ़ा दो। तो जब आप जितना पास लाते जाओगे फोर्स बढ़ती जाएगी, जितना दूर ले जाते जाओगे फोर्स घटती जाएगी, ठीक है। बी पार्ट ये था। अच्छा सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है फोर्स को NF करना है। तो देखो अगर फोर्स आपने 2F करी तो R आया R बाई √2, तो NF करोगे तो क्या आएगा, R बाई √n। क्या आएगा, R बाई √n। तो R डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा, R बाई √n, ठीक है। सेम तरीके से करना है जो हमने पार्ट ए में किया था, वैसे डी में फोर्स को हाफ कर देना है। F बाई 2 था ना, तो डी पार्ट में F बाई n करना है। तो R डैश क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा √2nr, √n, ठीक है। तो सेम तरीके से आप यही कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चन कौन से करने हैं, पर धीरे धीरे आपको हर लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा कि इस लेक्चर में जो भी पढ़ा, तो इस लेक्चर में अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप इस बुक से ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट किया है अभी, ठीक है। धीरे धीरे आगे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम बहुत सारी करेंगे। तो देखते हैं आगे कुछ बचा है हमारे पास, मेरे हिसाब से तो नहीं बचा शायद। थैंक यू, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था।
अच्छे से जो पढ़ाया अच्छे से समझिए, लेक्चर को रिवाइज करते रहिए हमेशा, लेक्चर को एक बार देखिए और नोट्स ऐसे बनाइए कि आपको दोबारा यहाँ पे आने की जरूरत ना पड़े, इस दोबारा लेक्चर को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि आप एक बार टाइम दे तो चुके हो, दोबारा कितना टाइम दोगे, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, एक बार टाइम लगाइए, फिर अच्छे से टाइम लगाइए, और जो समझ नहीं आए उसको दोबारा पढ़िएगा, इसमें दोबारा देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अपना समय देने के लिए।